नमस्कार बच्चों, मैं संजय सर आप सभी का आज के सेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, ये हमारी क्लास नंबर 6 आ चुकी है ना। देखिए बच्चों, आपको बता दें कि मंजुल करियर पॉइंट में अब सभी आईटीआई के ट्रेड्स के क्रैश कोर्स चालू हो चुके हैं। चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आपका फिटर हो, चाहे आपका कोपा हो या फिर अन्य ट्रेड्स के लिए भी सारे क्रैश कोर्स चालू हो चुके हैं ना। तो भाई आप लोगों को जुड़े रहना है मंजुल करियर पॉइंट के साथ में ना, क्योंकि यदि आप लोगों को भाई साहब अपना रिजल्ट ऊंचाइयों तक ले जाना है, अपना रिजल्ट अच्छे मार्क्स को बदलना है, तो आप लोगों को हमारे साथ में क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए ना। तो बच्चों चलें, देखिए मैं बता दूं आपको कि आज के क्वेश्चन हमारे डीबीएमएस से संबंधित है ना। डीबीएमएस से संबंधित क्वेश्चन होंगे। डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हमारे मुख्य हैं ना। जैसे एक हमारा आता है माईएसक्यूएल ना, एक हमारा आता है ओरेकल का डेटाबेस सिस्टम ना। डेटाबेस सिस्टम किसका आता है बच्चों? एक हमारा आता है ओरेकल का डेटाबेस सिस्टम ना, और एक हमारा आता है एमएस माइक्रोसॉफ्ट, सुना है आपने? माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ना डेटाबेस सिस्टम, एमएस डेटाबेस सिस्टम ना सिस्टम। तो भाई इतने सारे हमारे क्या मुख्य रूप से इसके सॉफ्टवेयर आते हैं। एक हमारा माईएसक्यूएल, एक हमारा आता है ओरेकल का एसक्यूएल या ओरेकल डेटाबेस सिस्टम करके आता है। एक हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल। चलिए भाई, तो आज के हमारे क्वेश्चन सारे किससे संबंधित होंगे बच्चों? हमारे क्वेश्चन संबंधित होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ना। देखिए आज की क्लास से आपके क्वेश्चन काफी सारे बनेंगे ना। जो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं इमेज, इससे हर एक साल ना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे समझेंगे। हम लोग चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन ना, क्योंकि हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन भी पावर पॉइंट से भी जुड़े हुए हैं ना। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है एमएस पावर पॉइंट की एक खाली स्लाइड में डॉटेड एरिया ना क्या है, यानी जो हमारा एरिया डॉट करके बना होता है वह हमारा एरिया क्या है ना, क्या हमारा टेम्पलेट्स होता है। देखिए टेम्पलेट्स एक प्रकार की ऐसी स्लाइड टाइप का होता है ना, जो हम पहले से ही बनाकर रखे होते हैं और अपनी आवश्यकता पड़ने पर हम उसको तुरंत लगा देते हैं ना। प्ले कार्ड जैसा कोई चीज नहीं होता है। थीम हमें कैसे रखनी है किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वो हमारा थीम किसके मदद से करते हैं। लेकिन प्लेस होल्डर इसका हमारा राइट आंसर होगा। प्लेस होल्डर यानी जो डॉटेड एरिया होता है, इसी के माध्यम से हम इमेज चार्ट्स वगैरह, जैसे हमारा टेबल वगैरह हम इसी के माध्यम से जोड़ते हैं। तो बच्चों हमारे पहले का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, क्या? प्लेस होल्डर ना। क्या हुआ भाई? प्लेस होल्डर। चलें हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों को क्या करना है, अपने रिजल्ट को अच्छे नंबरों तक ले जाना है ना, तो आप लोगों को क्या शांत नहीं बैठना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। क्रैश कोर्स के साथ में जुड़े रहना है। अपनी शक्तियों को ऐसे ही क्या नष्ट नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में एक ऐसा टाइम आया था जब हनुमान जी को क्या उनकी शक्तियां याद दिलाई गई ना। किसने याद दिलाई? ऋषपति ना। हमारी लाइन क्या है? कहीं ऋषपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। यानी क्या कहा? जामन जी ने हनुमान जी से कहा कि भाई इस समुद्र को केवल आप ही लांघ सकते हैं ना, आप अपनी शक्तियों को क्यों भूल रहे हैं। तो बच्चों ऐसे ही ना आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने आईटीआई में, अपने कोपा कोर्स में
टॉप कर सकते हैं। केवल हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें क्रैश कोर्स के साथ में ना, और आप लोग अपने अच्छे अंकों को हासिल करें। चलें, दूसरा क्वेश्चन हमारा आया डेटाबेस से ही हमारा क्वेश्चन आ गया ना। कौन सा चरण डेटाबेस उपयोगकर्ताओं की डेटा आवश्यकताओं को डिजाइन और चिन्हित करता है? क्या कहता है, कौन सा चरण हमारा क्या करता है, डेटाबेस उपयोगकर्ताओं की ना डेटा आवश्यकताओं को ना डेटा की आवश्यकताओं को डिजाइन और चिन्हित करता है। यानी कि जब हम किसी भी चीज को चालू करते हैं ना, जब हम कोई काम करने वाले होते हैं तो हम उसके लिए अपना प्लान बनाते हैं। क्यों भाई प्लान बनाते हैं? उसके लिए हम डिजाइन बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वह हमारा एक तरीके का कैसा होता है, शुरुआती दौरा होता है ना। चले, अच्छा हम लोग आगे देखते हैं। पहला हमारा है इनिशियल फेज, यानी कि आरंभिक दौर। क्या हम शुरुआत में ये सब करते हैं ना? कोई चीज हम चालू करने के टाइम ही ये सब करते हैं। दूसरा क्या है, एजुकेटिव फेज ना इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को लागू करने वाले होते हैं ना, जब किसी चीज को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं ना, ये वह फेज होता है। तीसरा होता है मेंटेनेंस फेज ना। अगला हमारा है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस क्या होता है, किसी चीज में सुधार करना ना, किसी भी चीज को सही से चलाना ना, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको बदलना, यह हमारा होता है मेंटेनेंस फेज, यानी वो सही से काम कर रहा है या नहीं ना। चौथा हमारा होता है क्लोजर ना। हमारा जो चार ऑप्शन है क्लोजर फेज, क्लोजर फेज को हम क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट फेज बोलते हैं ना। भाई यह सब हम करते हैं इनिशियल फेज में, यानी शुरुआती आरंभिक फेज में हम यह सब करते हैं ना। चले भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यदि आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट में बताते रहे ना। भाई साहब, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है ना। क्या हमारा डेटा डिस्क्राइब लैंग्वेज होता है, या फिर डेफिनेशन डेटा लैंग्वेज होता है, या फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, या फिर हमारा डेटा डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है। भाई आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो हमारा डीडीएल का फुल फॉर्म इसमें पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है बच्चों? पूछ रहा है आपसे कि हमारा डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा ना। मैं आपको यहां से बता दूं बच्चों कि इसका हमारा फुल फॉर्म होगा, क्या होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होगा बच्चों? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा। चलें, इसका हमारा हुआ ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएमएल का पूर्ण रूप क्या है। डीएमएल का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या हमारा डेटा मल्टीप्लिकेशन ना, मल्टीप्लाइकेशन लैंग्वेज, या फिर हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या फिर डेटा मॉडिफाई लैंग्वेज, या फिर हमारा डेटा मैपिंग लैंग्वेज ना। तो भाई यह हमारा होता है ना डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखिए, मैं आप लोगों को उन क्वेश्चनों को गहराई से बताऊंगा जिनकी आवश्यकता है ना, जो चीज आप समझ सकते हैं। जहां पर हमें केवल फुल फॉर्म बताना है तो उनको मैं गहराई से कैसे बता सकता हूं ना, आप लोग खुद इस बारे में सोचिएगा। चलें, कोई समस्या नहीं। मैंने बताया था आपको कि मैं एक चार्ट लेकर आया हुआ हूं ना, इससे हमारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हर साल भी हमारे इससे क्वेश्चन आते हैं, और आज की हमारी क्लास में इससे हमारे कई क्वेश्चन सॉल्व होने वाले होंगे ना। मैंने अभी बताया था आपको डीडीएल ना, डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ना, ये आपने पीछे देख लिया है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा हमारा आया डीएमएल ना, डीएमएल का होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगला हमारा आता है डीक्यूएल का डेटा क्वेरी लैंग्वेज ना, डेटा क्वेरी लैंग्वेज ना, लैंग्वेज। चौथा हमारा आता है डीसीएल ना, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ना, डेटा कंट्रोल
लैंग्वेज ना, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ना, और हमारा आखिरी आता है टीसीएल ना, टीसीएल का होगा ट्रांजैक्शन ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होगा बच्चा? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ना, लैंग्वेज। तो भाई ये हमारे सभी फुल फॉर्म हो गए ना, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ना, इससे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। चलें, अच्छा डीडीएल में हमारा क्या होता है? हम क्या होता है, क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ड्रॉप करने के लिए यूज करते हैं, टर्नकैट के लिए यूज करते हैं, और अल्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं डीडीएल का। इससे क्वेश्चन आगे हमें मिलेंगे, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं ना। डीएमएल का क्या होता है? अच्छा डीडीएल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है, आपको ये याद रखना है। डीएमएल डेटा के लिए, और किस लिए ना, डेटा के लिए किस लिए यूज होगा भाई, इसकी थोड़ा मीनिंग सही कर लेंगे हम लोग ना। ये हमारा किस लिए यूज होगा ना, जब हमें कोई चीज इंसर्ट करनी होगी, हमें जब किसी चीज को अपडेट करना होगा, और हमें जब कोई भी चीज क्या डिलीट करनी होगी, जब वहां हम यूज करते हैं डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएमएल का। अगला डीक्यूएल ना, इसमें जब हमें कोई चीज क्या करनी होगी, सिलेक्ट करनी होगी ना, किसी क्वेरी की कोई चीज जो हमें सिलेक्ट करनी होगी, तो वहां पर हम यूज करेंगे डीक्यूएल का। अगला डीसीएल परमिशंस के लिए होता है, डेटा के कंट्रोल के लिए होता है। इसमें हमारे दो बिंदु आएंगे, ग्रांट और रिवोक। इसके ग्रांट और रिवोक के लिए हम यूज करेंगे डीसीएल का। अगला हमारा आएगा कमिट ना, रोल बैक और सेव पॉइंट, इसके लिए हम यूज करते हैं टीसीएल का, यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का ना। तो यह चार्ट हमने आपको बता दिया, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। एक क्वेश्चन तो बच्चों पक्का ही है ना, एक क्वेश्चन तो हमारा इससे पक्का ही है ना। चले आगे आ जाएं भाई, ये हमने सब करा दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मौजूदा व्यू या क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित क्यों किया जाना चाहिए। यानी हमारा जो भी व्यू होता है, जो भी हमारा क्वेरी होता है, उसको हम लोग सफलतापूर्वक कैसे निष्पादित कर सकते हैं ना। तो पहला हमारा होता है निर्दिष्ट टेबल में डेटा है, द स्पेसिफिक टेबल सर्टेन डेटा ना। दूसरा हमारा है वी शुड हैव सिलेक्ट प्रिविलेज ओनली ऑन द स्पेसिफिक टेबल ना, ये हमारे केवल निर्दिष्ट डेटा पर ही सिलेक्ट विशेषाधिकार होना चाहिए। अगला हमारा निर्दिष्ट टेबल उसी डेटाबेस में होनी चाहिए ना। भाई यह सब चीजें कुछ नहीं होंगी। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा गहराई से पढ़ने वाले हैं, यदि हम लोग इसकी थ्योरी क्लास लेंगे जो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए बता दूं मैं, किसी मौजूदा व्यू पर क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए सिलेक्ट प्रिविलेज ऑन व्यू करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है भाई? व्यू करना पड़ता है। व्यू पर क्वेरी को ना, आप समझ जाएं, व्यू पर क्वेरी को करने के लिए हमें क्या सिलेक्ट पर ना, व्यू पर सिलेक्ट विशेषाधिकार, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है भाई? सेलेक्ट करना पड़ता है। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है किसी बड़े डेटाबेस में विशेषताओं को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी यदि हमारा कोई बड़ा डेटाबेस है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है ना। पहला हमारा है रिलेशनल, दूसरा हमारा है कॉन्कैटिनेशन, तीसरा हमारा है डॉट रिप्रेजेंटेशन, चौथा हमारा है कस्टमाइजेशन ना। इसके लिए हमारा कौन सा होता है ना, ये बता दूं मैं आपको, रिलेशनल तो होगा नहीं ना, हमारा डॉट रिप्रेजेंटेशन होगा ना, हमारा कस्टमाइजेशन होगा। भाई इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। कौन सा भाई? क्या सही होगा? दूसरा क्या होगा? कॉन्कैटिनेशन ना, यह हमारा सही होगा ना। तो भाई यह आपको सीधे ही बच्चों याद रखना है, इसमें हमें कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको किसी बड़े डेटाबेस में क्या विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए देखना है ना। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। देखिए कोई चीजें हैं जो हमें थोड़ा ज्यादा बतानी पड़ेंगी, लेकिन कोई चीजें केवल आपको हम ऐसे ही करवाते चलेंगे ना,
चले भाई, अगला है कौन सा क्वेरी योग औसत की गणना करने और फिर परिणाम को मानों के दो सेटों के आधार पर ना दो सेटों के आधार पर समूहित करती है। यानी कि कौन सा हमारा क्वेरी का योग है या औसत की गणना करती है ना। बोल रहा है हमारा भाई कौन सा हमारी क्वेरी कैलकुलेट्स ए सम एवरेज देन द ग्रुप्स द रिजल्ट्स बाय टू सेट्स ऑफ वैल्यू। कौन सा, देखिए स्नैपशॉट्स करके कोई चीज नहीं होती है भाई डेटाबेस में ना, तो यह भी हमारा नहीं होगा। अब हमारा दूसरा आता है एक क्रॉस, और अब हमारा एक आया एक क्रॉस और एक आया क्रॉस ना, तो इसके लिए हमारा यूज होता है क्रॉस। कौन सा यूज होता है भाई, क्रॉस ना। इसके लिए भी आपको थ्योरी को थोड़ा गहराई से बताना पड़ेगा ना, लेकिन क्रैश कोर्स में बच्चों इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारे क्वेश्चनों के थ्योरी को पढ़ाएं ना। जो चीज हमें मुख्य रखती है हम उसके क्वेश्चंस ले आते हैं। तो आप लोगों को इतनी समझ बनाकर रखनी है ना कि हम हर एक क्वेश्चन इसमें विस्तार से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम जो आपको आंसर्स बताएंगे वह आप लोगों को देखना है ना, और सेम टू सेम ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे ना, इसकी गारंटी हमारी है। चलें भाई, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चा, कहता है कि विच इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस, इनमें से डेटाबेस का टाइप कौन सा है। क्या हमारा ट्रांजिशन है भाई। ट्रांजिशन हम किसमें कर रहे थे ना, ट्रांजिशन हम लोग देख रहे थे किसमें, पावर पॉइंट में ना। जब कोई स्लाइड्स बदलती थी हमारी उसमें हम ट्रांजिशन का उपयोग करते थे, तो इसमें तो होगा नहीं। आउटलुक हमारा एक तरीके का इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है ना, इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है ना। और सेंट्रलाइजेशन ना, इसके लिए डेटाबेस के लिए यह कुछ होता नहीं है ना। तो भाई हमें पता है कि हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो रहे हैं ना, गलत हो रहे हैं। तो हमारा बचा केवल एक रिलेशनल ना, रिलेशनल। तो भाई कौन सा डेटाबेस का एक प्रकार है, तो डेटाबेस का प्रकार हमारा कैसा होता है, रिलेशनल होता है ना। रिलेशनल तो डेटाबेस का हमारा एक प्रकार हो गया भाई रिलेशनल प्रकार। आपको याद रखना है कि डेटाबेस का प्रकार है रिलेशनल प्रकार। इनमें से ना तो हमारा ट्रांजिशन है, ना हमारा आउटलुक है, ना हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, ना केवल हमारा है बच्चों रिलेशनल। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए ना। बोल रहा है डीडीएल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डीडीएल के बारे में बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक हमारा कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, दूसरा हमारा इंसर्टिंग, मॉडिफाई, डिलीटिंग एंड व्यूइंग द रिकॉर्ड, तीसरा हमारा क्रिएशन ना, डिलीशन एंड अल्टरेशन ना। हाँ भाई, क्रिएशन, डिलीशन और क्या अल्टरेशन ना। चौथा हमारा है डेटाबेस को पुनः प्राप्त करें, रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस ना। मैंने आपको बताया था डीडीएल के बारे में, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज ना, इसमें से मैंने आपको बताया हुआ है भाई। हम लोग एक बार फिर से अपने टेबल में आते हैं, हम लोग इससे समझते हैं, बताएं भाई कि हमारा कौन सा होगा, हमारा किसमें आ रहा है, क्रिएट, अल्टर ना, ये सब हमारा किसमें आ रहा है। क्रिएट अल्टर तो हमारा भाई किसमें आ रहा है बच्चों, क्रिएट अल्टर हमारा आ रहा है बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ना A3 में, ऑप्शन नंबर A3 में। लेकिन हमारा डिलीट वाला आ रहा था किसमें, डीएमएल में। हमें इसमें से देखना होता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन बढ़िया जाएगा, सटीक जाएगा ना। हम वैसे ही इसका आंसर लगाते हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये किसका होगा और ये किसका होगा, यह आप लोग दोनों कमेंट में बता देंगे। चलें, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ चुका है भाई। क्या कहता है, एसक्यूएल में निम्नलिखित कथन क्या करता है ना, यानी कि कौन सा कथन, ड्रॉप ना भाई, ड्रॉप
अच्छा, इसकी हमारी लाइन गायब हो चुकी है। व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एसक्यूएल डू ड्रॉप ना। ड्रॉप क्या करता है हमें यह बताना है इसमें ना। ड्रॉप टेबल्स स्टूडेंट ना, हमारा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा ज्यादा गहराई से बताना पड़ेगा, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे ही समझेंगे। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट deletes a table called student, creates a table called student ना। check if there is a table called student, delete only the records in a called student ना। भाई आप लोगों के सामने कितने ऑप्शन हैं भाई? आप लोगों के भाई ऑप्शन है चार। इसमें से बताएंगे आप लोग। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप होता है किसी चीज को हटाना ना, या फिर किसी चीज को टेबल से बाहर करना, उसके लिए हमारा यूज होता है भाई ड्रॉप ना। तो ड्रॉप हमारा यूज होगा ए के लिए ना। इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है डिलीट ओनली द रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। जब टेबल को हम लोग ना हटाएं, केवल हम लोग रिकॉर्ड को हटाएं, तो भाई उसके लिए हमारा यूज होगा टर्न कैट ना। क्या यूज होगा भाई? इसके लिए हमारा यूज होगा टर्न कैट ना। टर्न कैट इसके लिए हमारा यूज होगा टर्न कैट। लेकिन इसके लिए डिलीट्स के लिए हमारा यूज होगा, क्या यूज होगा भाई? हमारा यूज होगा ना ड्रॉप ना। अब बता दें हम आपको, इसमें हमारा ड्रॉप किसमें आ रहा था, ओ सॉरी डिलीट हमारा किसमें आ रहा था ना। ये सब चीजें हमें इसमें बताना पड़ेगा। बताएं आप लोग, डिलीट का ऑप्शन किसमें आता है ना, क्रिएट किसमें आता है ना। यह दोनों आप लोग कमेंट करेंगे ड्रॉप और क्रिएट के बारे में ना। तो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही होगी ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग आराम से आ चुके हैं। चलें भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक आ चुके हैं ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? कहता है टीसीएल कमांड कौन से हैं? बताएं भाई। मैंने आपको अभी पूरी टेबल बताया था मैंने आपको इसके कि टीसीएल क्या करता है ना। टीसीएल कमांड में से क्या करती है। तो हम लोग फिर चलते हैं हमारी टेबल की तरफ ना। हम लोग फिर से आ गए। चलें भाई, देखें आप लोग, हमारा टीसीएल क्या होता था? टीसीएल हमारा होता था ना ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और ना इसमें कौन कौन सी कमांड दी हुई है भाई? हमारा कमिट दिया हुआ है, रोल बैक दिया हुआ है और सेव पॉइंट दिया हुआ है ना। हमारे इसमें 3 चीजें दी गई हैं ना। हमारे इसमें 3 चीजें दी गई हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट ना। तो हमको बताना इसमें हमारा किसमें दिया गया है कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। हमारा केवल कमिट और रोल बैक हमारा क्वेश्चन नंबर किसमें दे रखा है भाई? ऑप्शन नंबर हमारा ए में दे रखा है। क्यों बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारे ए में दे रखा है, कमिट एंड रोल बैक। देखिए कोई चीजें मैं बार बार बोल देता हूं, इससे यह होता है कि आप लोगों को वह चीज याद होने की संभावना रहती है ना। तो बार बार मेरे बोलने से जितनी बार आपके कानों में वो चीज जाएगी, वह आपको उतना ही याद कराएगी। तो आप लोगों को इससे परेशान नहीं होना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? कहता है कि कौन से ऑपरेशन का कलेक्शन कार्य की एक लॉजिकल यूनिट ना बनाता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे कलेक्शन कार्य की क्या लॉजिकल यूनिट बनाता है ना। चलें भाई, आप जब तक इसका ऑप्शन पढ़े हम थोड़ा पानी पी लेते हैं ना। चले भाई, हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 में। हमारा पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा ऑप्शन हमारा बच्चों है नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन हमारा है यूनिट्स, चौथा है हमारा ट्रांजैक्शंस। देखिए मैं बता दूं आपको कि यूनिट्स करके इसमें
कुछ होता नहीं है। तो यूनिट्स हमारा यहीं से तो गलत हो जाएगा बच्चों। नेटवर्क भी इसमें कुछ नहीं होता है। बी मैं आपको बता दूं ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन होता है ना लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। तो आपको याद रखना है ट्रांजैक्शन को ही हम बोलते हैं लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। बी को हम बोलते हैं वर्चुअल टेबल ना, वर्चुअल टेबल। बी को हम लोग बोलते हैं बच्चा वर्चुअल टेबल ना। तो भाई आप लोगों का यह भी सही हो रहा होगा कि इसका हमारा A4 होगा, A4 इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा होगा ना। यदि आपको कोई समस्या आए तो भाई आप लोग कमेंट करते रहें ना, आप लोग कमेंट करते रहें ना बच्चों, आप लोग कमेंट करते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सा डेटाबेस पहलू अनुवाद और अनुवाद के निष्पादन को पृथक रूप से संरक्षित करता है। विद डेटाबेस एक्सपेक्ट प्रीवियस एक्सक्यूशन एंड ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन। मैं आपको बता दूं पहले, इसमें हमको याद रखना है ना ACDI ना, ACDI। ए से हमारा होगा ऑटोमेसी, सी से हमारा होगा कंसिस्टेंसी ना, डी से हमारा होगा ड्यूरेबिलिटी और आई से हमारा होगा आइसोलेशन। आई से हमारा क्या होगा आइसोलेशन ना। अब आपको इसमें बताना है कि हमारा कौन सा ऐसा पहलू है जो निष्पादन को पृथक रूप से क्या करता है भाई, संरक्षित करता है ना। यह आपको बताना है कि जो निष्पादन को क्या करता है, संरक्षित करता है पृथक रूप से ना। देखिए यह हमारा होता है एटॉमिसिटी। यह हमारा क्या होता है भाई, यह हमारा होता है एटॉमिसिटी, जो क्या करता है अनुवाद के निष्पादन को पृथक रूप से संरक्षित करता है, वह हमारा होता है एटॉमिसिटी। चलें हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रही होगी ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, कहता है कि निम्न में से ना यानी कौन सी योजना लेन देन निष्पादित करने के बीच परस्पर क्रिया को निष्पादित करती है। यानी इनमें से हमारी कौन सी ऐसी योजना है जो लेन देन को निष्पादित करने के बीच भी क्या करती है, क्रिया को क्या करती रहती है, परस्पर नियंत्रित करती है ना। इनमें से अच्छा बताएं आप लोग मल्टी प्रोग्रामिंग, आइए आप लोग समझ जाएं कि इसमें तो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, जब हम एक साथ कई चीजों का प्रोग्राम करें तो इसमें तो होगा नहीं वो ना क्रमांकन और अनुसूची, ये भी देखो हमारी इसमें नहीं होंगी। हमारे इसमें केवल होगा समवर्ती नियंत्रण योजना, जो हमारा क्या करेगी, लेन देन निष्पादन करने के बीच में भी क्या करेगी, क्रिया को क्या नियंत्रित करती रहती है। उसको हम बोलते हैं ना कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम ना। वह हमारा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, यानी पहला। चले भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यदि आप लोग कुछ चीजें पहले से नहीं पढ़ रखे हैं भाई, तो उम्मीद है कि आप लोगों के ऊपर से जाएंगे ही ना। देखिए डेटाबेस का तार्किक डिजाइन कौन सा है, अब इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से डेटाबेस का तार्किक डिजाइन होता है। रिलेशन होता है हमारा टेबल का, रिलेशन हमारा होता है टेबल का ना। और हमारा स्कीमा किसका होता है, ये हमारा होता है बच्चों डेटाबेस का। ये हमारा होता है डेटाबेस का। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने वह आपको बता दिया। स्कीमा हमारा डेटाबेस का होता है, क्या होता है, लॉजिकल ना, लॉजिकल डिजाइन हमारा होता है। कौन होता है, स्कीमा हमारा डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन होता है। और रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन हमारा होता है बच्चों टेबल होता है ना। रिलेशन हमारा
टेबल होता है। तो आप लोगों को इसमें परेशान नहीं होना है ना। चलें हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी अच्छा है, आपकी समझ से यह क्वेश्चन हो जाएगा ना, हमको इसमें सारे ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलें आ जाएं। यदि तत्व का डोमेन परमाणु ना, परमाणु समझना हम लोग क्या आया, आया आपका एटॉमिक ना है तो कौन से इकाई पर विचार किया जाता है। अच्छा परमाणु एटॉमिक, एटॉमिक क्या करता है ना, एटॉमिक क्या होगा, अविभाज्य करके होगा ना, इंडिविजुअल इकाइयां होगा ना। जहां पर भी हमारा परमाणु की बात करेगा वहां पर हम लोग सीधे बात करेंगे डेटाबेस में किसकी इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल होगा तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा ना, डिविजुअल हो जाएगा। सॉरी, जो हमारा इंडिविजुअल होगा उसका अपोजिट होगा इंडिविजुअल, तो इसका तो मतलब ये हमारा गलत ही होगा बच्चों ना। आपको याद रखना है यदि कहीं पर हमारा एटॉमिक की बात आ जाएगी डेटाबेस में और यदि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कहां पर विभाज्य दिया गया है ना, कहां पर इंडिविजुअल दिया हुआ है। यदि कहीं पर दे रखा है तो हमें उसी को सही लगाना है ना। चलें भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग आ चुके हैं ना। बोल रहा है संबंधों में टुपल्स का क्या क्रम है, टुपल्स ऑफ द रिलेशन ना, सेम, शॉर्टेज ना, कंस्टेंट। देखिए आपको बता दूं मैं कि सेम अच्छा क्या होता है, जो एकदम सेम हो ना। चलें हम बता दें आपको कि ट्रिपल्स का मतलब होता है एनी ना, यानी कहीं पर भी ना। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें हमारा आएगा, इसमें हमारा टेबल आएगा, कॉलम आएगा ना, और हमारा क्या आएगा। अच्छा मैंने आपको अभी पीछे बताया था रिलेशन ना, डेटाबेस में रिलेशन दिया गया है तो इसका मतलब है टेबल। इसका मतलब क्या है, टेबल ना, टेबल। मैंने आपको दूसरा बता दूं, यदि कहीं पर हमारा दिया गया है टुपल्स, टुपल्स ना, टुपल्स दिया गया है तो टुपल्स का बच्चा हमारा मतलब क्या होगा, रो। क्या होगा, रो ना। रो हमने पढ़ा था अपना, किसमें पढ़ा था रो वगैरह, हमने पढ़ा था एक्सेल में ना, रो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स ना। हमें रिकॉर्ड्स भी लिखा मिल जाए तो हमारी तीनों चीजें एक होंगी। ट्रिपल्स को हम लोग ना रो बोल सकते हैं और इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिकॉर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, रिकॉर्ड बोल सकते हैं ना। आप लोगों को इसमें परेशान नहीं होना है बच्चों। देखिए यदि आप लोग लगातार लगे रहेंगे ना, सफलता आपको कब मिलती है भाई। एक बहुत फेमस लाइन है ना, कौन सी, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या होती है बच्चों ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आप लोग अपने हौसलों को बनाकर रखेंगे, मंजिल कैरियर पॉइंट के साथ क्रैश कोर्स में जुड़े रहेंगे। आप लोगों की क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ाते हुए ना हमारे सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है बच्चों। क्या नहीं होना, परेशान नहीं होना। चलें अच्छा अब बोल दे आप सर कॉलम क्या होता है। कॉलम, अभी इसका क्वेश्चन आगे मिलेगा। कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं, कॉलम को हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट्स बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे भाई, कॉलम को एट्रीब्यूट्स बोलेंगे और फील्ड लिखा मिल जाएगा। जहां पर फील्ड लिखा मिल जाए वह हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम। उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन हमारा होगा ना। चलें आ जाएं। चलें मैं किसी टेबल में एट्रीब्यूट शब्द का अर्थ, मैंने बताया आपको एट्रीब्यूट शब्द का अर्थ हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। पीछे ही बताया था मैंने आपको कि एट्रीब्यूट शब्द का अर्थ होता है बच्चा कॉलम होता है ना। एट्रीब्यूट्स बराबर कॉलम ना बराबर फील्ड। फील्ड आपको कहीं लिखा मिल जाएगा। तो तीनों हमारी एक ही चीजें हैं, तीनों हमारी एक ही चीजें हैं ना, कॉलम, एट्रीब्यूट्स और फील्ड। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड
ट्रिपल और हमारा क्या, हमारा रो, तीनों एक ही चीजें हैं ना, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा गहराई वाला है ना, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टफ पड़ेगा, ये आपके ऊपर से बाउंस करेगा, आप लोगों को केवल इसको ऐसे ही देख लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा ना। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है बच्चों कि हम सारे क्वेश्चंस को एकदम विस्तार से बताते हुए चलें, तो आप लोगों को कोशिश क्या करना है कि कुछ आप लोगों को क्वेश्चन याद भी कर लेने हैं ना। चलें भाई आ जाइए ना, कहता है व्हाट इज द एरर ऑफ द बिलो स्टेटमेंट, नीचे दी गए ना कथन में क्या त्रुटि है, क्रिएट फंक्शन ना डेप्ट काउंट, डेप्ट नेम वर्चर ना बिगिन। भाई देखिए बता दूं मैं आपको कि इसमें से केवल और केवल त्रुटि हमारी है रिटर्न टाइप मिसिंग, यानी जो हमारा रिटर्न का टाइप इसमें होगा वह हमारा मिसिंग होगा, वह हमारा मिस है ना। तो इसमें हमारी कौन सी त्रुटि है, रिटर्न टाइप मिसिंग की त्रुटि है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको किसी दिन कोशिश करूंगा कि कोई बेसिक क्लास लेकर के आऊं 15 से 20 मिनट की, इसके बारे में समझा दूं ना। हो सकता है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए ना, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बन जाए। तो मैं देखिए बात करूंगा टीम से, फिर इसके बारे में कुछ सोचता हूं ना। तो आप लोगों को केवल इसमें से यही याद रखना है कि इसमें हमारा जो रिटर्न टाइप है वो हमारा मिसिंग है ना, वह हमारा बच्चों मिसिंग है ना। चलें चलें चलें, हाँ चलें आगे आ जाएं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट जनरेटिंग रैंडम इंटीजर 0 और 1 ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है जो क्या करे 0 और 1 को जनरेट करने के लिए यूज हो ना। आपके पास INT मैथ डॉट रैंडम ना, रैंडम और क्या दे रखा है कोष्टक INT मैथ डॉट रैंडम +1 दे रखा है, INT मैथ डॉट रैंडम ना, और आप लोगों को दे रखा है +0.5 ना, चौथा INT मैथ रैंडम ना। मैं बता दूं आपको, जब हम INT को एक बार, जब हम मैथ डॉट रैंडम को एक बार इससे बड़ा करेंगे ना, इससे बड़ा करेंगे, ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे तो हमारा मान 0 मिलेगा। यदि हम छोटा करके देखेंगे ना, या फिर बराबर करके देखेंगे ना, तो हमें 1 मिलेगा। तो इसमें हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा ना। हमारा यह भी हो सकता है, लेकिन इसको जब हम INT के साथ लेंगे तो यह हमारा दशमलव में जाएगा या फिर हमें 0 दे देगा ना। इसी हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा इसका 2 नंबर ही ना, 3 नंबर ही हमारा सही माना जाएगा इसके लिए ना। चलें देख लें भाई ना, देख ले भाई आप लोग। देखिए जब हम इसमें मैथ 0 से 1 के लिए हमारा यही सबसे अच्छा होगा। 0 से 0 या 1 उत्पन्न करता है, हाँ 0 या 1 उत्पन्न करने के लिए हमारा ये सही है। लेकिन यदि इसके बीच की बात करता, यदि इनके बीच की बात करता, 0 या 1 के बीच कौन उत्पन्न करेगा, तो हमारा उत्पन्न करता ऑप्शन नंबर A, लेकिन दोनों में से एक चीज के लिए हमारा उत्पन्न करेगा ऑप्शन नंबर A3 ना। ये भी देखिए क्वेश्चन कभी बेसिक वाले हैं, इनके बारे में भी आपकी चर्चा मैं करूंगा कभी ना कभी ना, इनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। चले आ जाएंगे। कह रहा है कि which कीवर्ड डिफाइन पैकेज इन जावा, कह रहा है पैकेज ना जो हमारा वर्ड है उसको जावा में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। पहला हमारा है पीकेजी ना, जिसमें स्मॉल p है। दूसरा हमारा है पीकेजी जिसमें कैपिटल P है ना। देखिए जैसा इसमें जावा में हम क्या करते हैं, शुरुआत भी स्मॉल से करते हैं ना, तो हमारा इसमें हमारा इसमें P यानी पैकेज हमारा होगा, लेकिन हमारा सब स्मॉल में होगा, हमारा कैपिटल में नहीं होगा। ये जावा लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो कीवर्ड के बारे में बताएंगे हम लोग, कहाँ कैसे यूज होता है, ये वहां से लिया गया है ना, ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। यदि ऐसा कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को याद रखना है कि पहले वर्ड को आपको स्मॉल से ही चालू करना है, आप लोग कैपिटल से नहीं जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को स्मॉल से ही
चालू करना है और पूरा पूरा लिखना है ना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। चले आ जाइए, किस पैकेज में बटन और चेक बॉक्स जैसे यूजर इंटरफेस बनाने के लिए ना क्लासेस शामिल हैं? विच पैकेज ना इंक्लूड्स क्लासेस और क्रिएट यूज इंटरफेस लाइक बटन एंड चेक बॉक्स ना, क्या जावा लॉन्ग ना, या फिर जावा नेट, या फिर जावा ना WT, या फिर जाओ IoT, इनमें से किसमें से शामिल है ना, इनमें से किसमें से शामिल है बोल रहा है ना। देखिए हम इनको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जावा डॉट लॉन्ग ना, ये हमारा अधिकतम मैथ्स के लिए यूज होता है ना, स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है ना, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है ना, जावा ना, इसको हम लिखेंगे बच्चा जावा डॉट NET, नेट से आप समझ जाएंगे ना, इंटरनेट के लिए बच्चा इंटरनेट के लिए ना। अगला हमारा आएगा जावा .AWT, यही हमारा क्या होता है बच्चा, यही हमारा पैकेज होता है जो बटन और चेक बॉक्स जैसे यूजर इंटरफेस बनाने के लिए शामिल किया जाता है। हमारा कौन सा, मैथ के लिए हमारा लॉन्ग वाला ना, और इंटरनेट के लिए हमारा जावा नेट का, लेकिन ये हमारा होता है मैथ के लिए ना, सिस्टम्स के लिए, सॉरी बटन और चेक बॉक्स के लिए ना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा 22 का ऑप्शन नंबर 3। चले भाई आ जाए, चले हमारा क्या है बच्चों, आपका ध्यान किधर है ना, इधर आइए। देखिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पुराना नाम क्या है? अच्छा, क्या आप लोग बता पाएंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने दी ना, किसने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी थी? क्या आप लोग बता सकते हैं ना? और इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? देखिए इसका पुराना नाम है ओक ना, इसका पुराना नाम है बच्चों ओक, लेकिन यह लैंग्वेज दी थी ना जेम्स ना गॉसलिंग ने यह लैंग्वेज दी। आपको याद रखना है जेम्स गॉसलिंग ना। आपको कमेंट करके बताना है जो हमारी सी लैंग्वेज है यह किसने दी थी, सी लैंग्वेज हमारी किसने दी थी ना। सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है ना, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है ना, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? आपको यह भी बता देना है भाई, आपको यह भी बता देना है कि सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है ना। 2 चीजें आप लोगों को कमेंट करके बताना है ना, कमेंट हम लोग जरूर देखेंगे। चलें भाई, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एरे का उपयोग करके डेटा कैसे एक्सेस किया जाता है ना। भाई इसमें क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो हमारा एरे होता है उसका उपयोग करके डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे ना। तो भाई ऑपरेटर्स नहीं ना, वेरिएबल्स, पॉइंटर कुछ नहीं होता है इसमें से। एरे का यूज करके हम इंडेक्स बना करके हम लोग डेटा का क्या करते हैं, हम लोग डेटा का बच्चों, हम लोग डेटा को क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं ना। कैसे? इंडेक्स। तो भाई हमारे आज के क्वेश्चन पूरे हुए ना। यदि आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे किसी क्वेश्चन से तो आप लोग कमेंट कर दिया करिएगा। बाकी हमारी कोशिश ये रहती है कि जो चीजें आपके एग्जाम में आने योग्य हैं, जो चीजें केवल हम लोग स्पीड में समझा सकते हैं वो चीजें लाएं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप सीधे नहीं समझ पाएंगे ना, वो भी हम लेकर के आते हैं। जिनके लिए हमें बेसिक क्लास की आवश्यकता होती है ना, वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो भाई आप सभी लोगों को
मंजुल करियर पॉइंट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग सुने, आप लोग केवल क्लास देखा ही नहीं करें, आप लोग हमारे चैनल को मंजुल करियर पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोग अपने लिए तो पढ़ ही रहे हैं, अपने आगे आने वाले भाई बहनों के लिए, अपने रिलेटिव के लिए ना सब कुछ इसमें पा सकें। तो भाई आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।